चलिए पुनः हम लोग अब आ गए हैं अपने दूसरे चैप्टर पे 6th क्लास के एनसीईआरटी के साथ। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। हम लोग पृथ्वी तक आ गए थे। तो पृथ्वी की आकृति कैसी दिखी थी हम लोग के पास? भूभाग। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ आपके पास रहेगा डिग्री में। जो पहले के स्टूडेंट होंगे या जो इंटर तक मैथ पढ़े होंगे वो समझते होंगे पहले एडवांस मैथ चलता था। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि एक वृत्त होता है, सॉरी, एक वृत्त होता है। वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का एंगल बनता है और सीधा रेखा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसको 4 भाग में बांटेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, यानी टोटल कितना का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ठीक, सॉरी, 180 ऊपर 180 नीचे 360। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ बहुत चीज मिलने को मिलेगा, अक्षांश, देशांतर, इसका विभिन्न विभिन्न नाम भी है। पृथ्वी पे क्या हुआ है कि इसके अध्ययन के लिए क्या हुआ है कि इस पे बहुत सारा हम लोग लाइन सोच लिए, खींच लिए हैं पेन पेपर पर और सोच लिए, यानी जो कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी हैं पृथ्वी पर, कुछ इस टाइप का और कुछ इस टाइप का। ठीक है, कुछ इस टाइप का हम लोग लाइन खींच दिए। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, कुछ लाइन हम लोग पृथ्वी पर ऐसा खींच दिए। ठीक है, दिख रहा होगा, जिसको हम लोग अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ये सब रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के केंद्र पर कुछ न कुछ एंगल बनाती हैं। ठीक है, जैसे इस रेखा का हम लोग अगर इस तरह से खींचे तो ये रेखा क्या करती है? पृथ्वी पर कुछ न कुछ कोण बनाती है, इसी से इसका नाम पड़ता है। अगर इस ये रेखा ऐसे है, यही रेखा सीधा खड़ा होते 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 ऐसे हो जाएगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ध्रुव कहाँ है? ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल माना जाता है। फिर यहाँ 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितना चला जाएगा? ये 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे अक्षांश रेखाएं में, जब अक्षांश रेखाएं आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, वृत्तीय ध्रुव तरह का नाम आएगा, जिनका कुछ न कुछ डिग्री रहेगा। जैसे कि अक्षांश रेखा यहाँ रहेंगी 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री। तो ये कोण कहाँ बनाती हैं? पृथ्वी के केंद्र पर। अब हम लोग बेसिक चीज जान जाते हैं कि पृथ्वी पर ध्रुव से लेके ध्रुव तक खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर पूरब से लेके पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं, काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु को डोनेट करना है या उसका निर्धारण करना है तो इन्हीं दोनों रेखाओं के माध्यम से उस जगह का स्थान हम लोग निश्चित कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोल दें हम कि ये पृथ्वी है, इस पे 0 डिग्री की रेखा है, कितनी रेखा की? 0 डिग्री की। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु 0 डिग्री अक्षांश पे है तो हम नहीं पता कर सकते कि चीज कहाँ है। अगर हमारे पास एक देशांतर रेखा हो जाए, ठीक है, तो अगर हम बताएं कि ये वस्तु यहाँ है तो हम क्या बताएंगे कि 0 डिग्री, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, ठीक, ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ। तो हम बोलेंगे कि ये इतना डिग्री ईस्ट, ठीक है, और इतना डिग्री नॉर्थ। यानी इस पे अगर इतना डिग्री आएंगे, जब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते थे कोऑर्डिनेट, तो इस तरह का चीज़ हम लोग करते थे। इसी तरह से भारत का जब हम लोग चौहद्दी पढ़ेंगे, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, तो हम लोगों को ये सब काम वहाँ पे आएगा। अक्षांश और देशांतर के आधार पे ही हम लोग बिहार का, देश का, सबकी अवस्थिति जान पाते हैं। और हम लोग का जो वायुयान है, ये सब यान है, सब इसी पर हम लोग को कोऑर्डिनेशन
होता है कि इतना डिग्री अक्षांश है, इतना डिग्री पे यही होता है। तो ये हम लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें एक चीज होता है कि ये बता रहा है कि पृथ्वी जो है वो सीधा नहीं, इस तरह से सीधा नहीं, वो टेंट, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा और जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जब 11th-12th का क्लास लेके आएंगे, तब हम पढ़ेंगे कि 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री का ही जो एंगल है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हम लोग सिर्फ इतने जान जाइएगा कि पृथ्वी सीधा ना होके क्या है, थोड़ी सी टेंट है, अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। यानी इसको ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन ये पृथ्वी क्या है, इतना 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर। यानी रहना ऐसे चाहिए था, रह रही है 23.5 डिग्री ऐसे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग सिर्फ पढ़ते जाते हैं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि डिग्री क्या है, ये क्या है, पूर्व से अब बोलता है कि पूर्व से पश्चिम खींचे जाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा है वो 0 डिग्री है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा अक्षांश है वो क्या है, विषुवत वृत्त है। अक्षांश क्या होता है, हमेशा पृथ्वी के पूरब से पश्चिम घूमता है, यानी खींचा हुआ है, तो हमेशा ये क्या रहेगा, समानांतर, क्या रहेगा, पैरेलल। यानी 0 डिग्री, उसके ऊपर 1 डिग्री, उसके ऊपर 3 डिग्री, 20 डिग्री, इसी तरह से वो कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री चला जाएगा। हम लोग समझ गए कि 90 डिग्री क्यों है ना। ये क्या होता है, हमेशा समानांतर, ये आपस में कभी भी मर्ज नहीं होता है। पृथ्वी का जब आप आकार देख रहे हैं तो जान रहे कि विषुवत रेखा जो अक्षांश है वो सबसे क्या होगी, बड़ी, उससे ऊपर जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं क्या होती चली जाएंगी, छोटी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। दक्षिण भी जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव की ओर भी जाएंगे तो छोटी होती है। यानी सबसे बड़ा कहाँ है, बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। अब आप लोग जान रहे हैं कि विषुवत वृत्त के ऊपर भी 90 गो लाइन होगा और नीचे भी 90 लाइन होगा, तो टोटल कितना लाइन होगा ये आप लोग होमवर्क में हमको बता दीजिएगा। अब आते हैं, ये जो अक्षांश है वो क्या करता है, पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिसके कारण से जो ताप कटिबंध है वो किसको फॉलो करते हैं, अक्षांशों को। क्योंकि पृथ्वी, अगर हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भी समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पे ये जान जाइए कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, यानी सूरज की किरणें यहाँ क्या पड़ती हैं, सीधी, इसलिए यहाँ पे गर्मी क्या होता है, ज़्यादा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर क्या होता है कि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं 66.5 डिग्री तक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, इसलिए क्या कहते हैं इसको, शीतोष्ण। और उसके ऊपर ठंडा होता है 66.5 से 90 डिग्री तक, वो क्या होता है, शीत। यानी ऊपर में शीत, फिर शीतोष्ण, फिर उष्ण। ये इम्पोर्टेंट है, ये या समझ में आ गया तो आपको पृथ्वी पर कहाँ घास होगा, कहाँ पेड़ होगा, कहाँ वर्षा होगा, कब गर्मी में वर्षा होगा, कहाँ ठंडा में वर्षा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, ध्रुव की ओर जाते जाते छोटी होती जाती हैं, और ये ताप कटिबंध को निर्धारित करती हैं। यही 3 चीज हमको अक्षांश में हमको जानना था, इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं, जैसे महत्वपूर्ण अक्षांश हम लोग जान ही गए, विषुवत है 0, ध्रुव है 90 डिग्री, दक्षिण ये है। ठीक है, समझ में आया ये। अब हम लोग देखते हैं इसमें, ये 4 को हम बता ही दिए, ये हमेशा याद रखिएगा ये, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जान गए तो आप भूगोल का कोई चीज़ आपसे बचे उचेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग पृथ्वी पे ताप कटिबंध देख लिए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध
देख ही लिए हम लोग, ठीक है। अब आते हैं देशांतर क्या है। तो देशांतर क्या होगा? दो ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। हमेशा देशांतर देखिएगा कि सारा देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आके क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। यानी कि दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, फिर घटेगी। यानी सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पर। यानी देशांतर के बारे में जानेंगे तो ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। ध्रुवों के पास क्या होती है? एक जगह रहता है, ठीक है। विषुवत वृत्त के पास क्या होता है? ये सर्वाधिक दूरी होता है, फिर ये घटना प्रारंभ कर देती है। ये भी क्या खींची गई हैं? 360 डिग्री का कोण होता है पृथ्वी में, ठीक है। तो ये पूरब से पश्चिम गिनिएगा तो आपको ग्रीनविच मीन टाइम जो है मध्य से वहाँ से इधर 0 से 1 2 इधर और उसके ऊपर इधर, तो जोड़िएगा तो आपको निकल जाएगा। ये पूरब और पश्चिम को बताता है। अक्षांश रेखाएं दक्षिण और उत्तर को बताती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें और जानने वाला ठीक है। जहाँ से हम लोग मीन टाइम, यानी ये क्या बताता है? हम लोग को समय का ज्ञान देता है। देशांतर रेखाएं क्या देती हैं? समय का ज्ञान देती हैं। जो 0 डिग्री है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमुख यामनोत्तर, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है लंदन के, उसके इधर क्या होगा? 0 1 2 3 4 पूरब बढ़ेगा और इसके इधर क्या होगा? पश्चिम। यानी मुख्य यामनोत्तर के पूरब पूरब कहलाएगा और मुख्य यामनोत्तर के इधर पश्चिम। तो हम लोग कितना डिग्री पर हैं इधर? जब भारत पढ़ेंगे तो हम लोग क्या है? पूर्वी देश हैं, ठीक है। यानी ग्रीनविच मीन टाइम से किधर है? पूरब, ठीक है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब। और सूर्य भी अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। तो सूर्य कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब। पृथ्वी पश्चिम से पूरब और सूर्य पूरब से पश्चिम। पृथ्वी अपने आप में कितना देर में घूम जाती है? 24 घंटा में। सूर्य कितना देर में घूमता है? 24 दिन में, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर सूर्य है यानी पूरब इधर है तो सूर्य किधर होगा? इधर। तो दिन पहले किधर होगा? पूरब में। यानी समय इधर ज़्यादा होगा, इधर क्या होगा? घटते आएगा, इधर और घटते चला जाएगा। तो यानी समय का और दिन रात का निर्धारण हम लोग किससे करते हैं? देशांतर का काम क्या है? समय का निर्धारण और दिन रात का निर्धारण गतियों के कारण देशांतर से हम लोग करते हैं। और स्थान निर्धारण के लिए तो करते ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर दिया हो हमारा कुछ होमवर्क तो हम लोग इसको समझ लेंगे। इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये देशांतर है। हर जगह को हम अभी बताए थे कि क्षेत्र जैसे बड़ा होता है, यानी दो देशांतरों के मध्य में कितना देर का समय होता है? 4 मिनट का। समय जानने के लिए अगर हम जानेंगे कि दो देशांतरों के मध्य में कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। और दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। यानी अब कहने का मतलब अगर ये बताए कि भारत यहाँ पे है, ठीक है, मतलब क्या है इसका? अगर 5 घंटा ज़्यादा है, ठीक, तो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे? हाँ, तो हम जान रहे हैं कि 4 मिनट में क्या है? एक देशांतर का अंतर है ना। जब 4 मिनट में एक देशांतर है तो 5.5 घंटा में कितना देशांतर का अंतर होगा? आराम से निकाल लेंगे कि ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितना देशांतर आगे हैं। अगर हमको देशांतर देगा तो हम समय निकाल लेंगे, अगर समय देगा तो हम देशांतर का अंतर निकाल लेंगे। अब कोई बहुत बड़ा देश होता है तो उसमें अगर एक मानक समय रखने के लिए पता चलता है कि यहाँ पे दिन है यहाँ पे रात है, जबकि समय
एक ही होता है। इसलिए बहुत सारे देशों को क्या किया जाता है कि बहुत सारे टाइम जोन में बांट दिया जाता है। जैसे रसिया देखिएगा तो यहाँ 9 से लगभग 9 टाइम जोन बटा हुआ है। भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद के नैनी से जो यमुनेतर गुजरती है उसी को हम लोग मान लेते हैं। उसी पे जो समय होता है वही पूरा इंडिया के लिए समय मानक माना जाता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। देशांतर देखिएगा कभी कभी क्या होता है, जो ये रेखा है, ठीक है, 180 डिग्री वाला जो रेखा है, जो इधर से भी 180 है और पीछे से भी 180 है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। इसके इधर समय क्या होगा, एक दिन पीछे होगा, इसके इधर एक दिन समय, यानी यहाँ 22 तारीख होगा प्रशांत में, तो यहाँ पे क्या होगा 23, ठीक है, क्योंकि ये क्या है पश्चिम, ये क्या है पूरब। इसलिए हम बोले थे कि पृथ्वी की गर्दन को पकड़ लीजिएगा तो पूरब में हमेशा क्या होगा, समय ज़्यादा होगा, पश्चिम में समय कम होगा। तो हमेशा इधर क्या होगा 22 और इधर क्या होगा 23, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा। ये देखिएगा कि बहुत बार क्या पूछता है कि पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी रेखा में है या नहीं है। है काल्पनिक रेखा, ये जमीन पे नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर इसको हम लोग सीधा खींचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही शहर है, ये रूस का शहर है, इसमें कितना तारीख हो जाएगा 23 तारीख, इसमें क्या रहेगा 22 तारीख। इसलिए इस रेखा को क्या कर दिया गया, 2-4 जगह इसको टेढ़ा मोड़ा खींच दिया गया। अगर कॉमन सेंस लगाइएगा तो 1 जगह, 2 जगह, 3, 4, 5, 6 जगह, एक यहाँ 7 जगह क्या हो रहा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या किया गया है, अलग से मोड़ा गया है। क्योंकि अगर बीच से अगर किसी देश पे जाएगा तो एक ही देश में 2 तिथि हो जाएगा। समझ गया, आगे इस चीज को और हम लोग बड़े क्लास में समझेंगे। ठीक है, देशांतर और समय हम लोग बना लिए। हम लोग मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक है, हम लोग भी देख लिए कि अगर मानक समय नहीं मांगेंगे तो एक ही देश में अलग अलग घड़ी पे अलग अलग समय होगा। भारत में जो मानक यमुनोत्तर माना गया है वो कितना डिग्री को माना गया है, 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद की नैनी से गुजरते हैं। आप लोग का होमवर्क है कि ये यमुनोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, उनका नाम आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये दूसरा चैप्टर था। ठीक है, हमारा ग्रीनविच समय से कितना आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक, तो बताइएगा कि ग्रीनविच समय में और 82.5 डिग्री में कितना देशांतरों का अंतर। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो आप लोग ये सब समझ जाइएगा। यानी एक चीज़ और बताए थे कि 2 देशांतरों के बीच में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना देशांतर का अंतर आएगा, 15 देशांतर, यही यहाँ लिखा हुआ है। 1 घंटा प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक को घेरता है। यानी 1 घंटा में कोई चीज, सूरज कितना देशांतर चल जाएगा, 15 देशांतर। ठीक है, यानी पृथ्वी 1 घंटा में 15 देशांतर घूम जाती है। घूमना उसको कितना रहता है, 360, तो कितना देर में घूम जाएगी, 24 घंटे में पृथ्वी क्या कर रही है, घूम जा रही है। ये सिंपल सा मैथ वाला चैप्टर था, इसीलिए ये हम लोग खत्म कर लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पर आएंगे। 2 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं।